समय का युद्ध वो प्रारंभिक समय के युद्ध की युद्ध नीति से काफ़ी डिफरेंट है। युद्ध आज के समय टेक्नोलॉजी से लड़ा जा रहा है। अमेरिकी सेना जल्द ही अपने रोबोट कुत्तों को एआई से लैस करने का प्लान बना रही है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो ये कुत्ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे, जिनके पीछे AR-15 SCAR या LMG जैसी बंदूकें होंगी, जिनसे कुत्ता अपने हिसाब से फायरिंग कर पाएगा। military.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि आर्मी भविष्य के युद्ध की संभावना के हिसाब से रोबोट कुत्तों को राइफल से रेस करने पर विचार कर रही है। मतलब राइफल भी अप्लाई की जाएगी उन कुत्तों के। इन कुत्तों में एआई क्षमताएं भरी जाएंगी जो उन्हें टारगेट चुनने में मदद करेंगे। सेना की दिलचस्पी घोस्ट रोबोटिक्स के विजन 60 क्वाड्रप्ट अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल में एक हथियार जोड़ना है। सेना की लड़ाकू क्षमता विकास कमान डेवकॉम के वैज्ञानिक शोधकर्ता भवन जोत सिंह ने पिछली रिपोर्ट में कहा था कि सेना ने पहले ही QUGVS में विभिन्न प्रकार के हथियारों को जोड़ना शुरू कर दिया था। हालांकि उन्होंने संकेत दिया है कि आगामी प्रयोग रोबोटिक कुत्तों में वास्तविक कुत्तों वाली क्षमता विकसित करने से जुड़ा होगा, तुरंत नहीं होगी तैनाती। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रोबोट कुत्तों की सबसे बड़ी खासियत है कि यह विभिन्न इलाकों में नेविगेट कर सकती हैं, जो पहिए वाले वाहनों के लिए मुश्किल हो सकता है। उन्होंने ये बयान जुलाई के अंत में सांसदों की एक सभा में दिया, जहां हथियारों वाले रोबोडॉग इकाइयों का प्रदर्शन किया गया था। डेवकॉम के प्रवक्ता टिम राइडर का कहना है कि इस क्षेत्र में विकास का मतलब यह नहीं कि युद्ध के मैदानों में रोबोट कुत्तों को तत्काल तैनात किया जाएगा। आपको बताएं क्यों बनाए जा रहे हैं हथियार से लैस कुत्ते। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि एडवांस टेक्नोलॉजी प्रदर्शन भविष्य में सैन्य तैनाती में सबसे ज़्यादा बदलाव के रास्ते खोलते नजर आ रहे हैं, लेकिन वे वर्तमान के सैनिकों का नेतृत्व नहीं करते हैं। इन रोबोटिक कुत्तों को एक सैनिक ऑपरेट करेगा और वहीं उसे टारगेट भी प्रदान करेगा या समझाएगा, लेकिन कब फायर करना है यह रोबोट पर निर्भर है। हालांकि इसके बावजूद रोबोट टेक्नोलॉजी के विकास पर नैतिक प्रश्न भी उठ रहे हैं कि नैतिकता क्या होगी। बांग्लादेश मीन्स भारत के लिए स्ट्रेटेजिक फ़ायदे का देश। बांग्लादेश मीन्स जापान की जान। जापान खेल करेगा। बांग्लादेश का मातरवारी बंदरगाह भारत के लिए बनेगा गेम चेंजर और चाइना को सबक सिखाने में फ़ायदे में होगा। इसमें जापान का क्या फ़ायदा है? भारत और जापान की नज़रें बांग्लादेश के मातरवारी बंदरगाह पर टिकी हुई है। इस बंदरगाह का विकास जापान कर रहा है। मातरवारी गहरे समुद्र का बंदरगाह है जहां बड़े बड़े कार्गो शिप को डॉक किया जा सकता है। यह बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कनेक्टिविटी का एक नया रास्ता खोल देगा। और आपको बताएं, बांग्लादेश के मातरबारी बंदरगाह को भारत के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। गहरे पानी का यह बंदरगाह बड़े बड़े समुद्री पौधों और बहुत सारे कलेक्शन कर सकेगा और ठिकाना बन जाएगा। इतना ही नहीं, मातरबारी बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर खासकर त्रिपुरा के साथ साथ चारों ओर से ज़मीन से घिरे नेपाल और भूटान के साथ भी कनेक्टिविटी का नया जरिया बनेगा, नया माध्यम बन सकता है। इस बंदरगाह का निर्माण जापान के सहयोग से काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। जापान ने पिछले कुछ समय से भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में काफ़ी ध्यान दिया है। जापान का पूरा फोकस इस क्षेत्र में इंटीग्रेटेड और उन्नत आपूर्ति श्रृंखला बनाने की है। जापान इसके लिए पूर्वोत्तर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और निवेश को तेज करने की योजना बना रहा है। आपको बता दें कि जापान क्यों बना रहा है बांग्लादेश में बंदरगाह। इंडिया नैरेटिव की रिपोर्ट के अनुसार
वर्तमान में लगभग 350 कंपनियां बांग्लादेश में काम करती हैं। लेकिन एक बार क्षेत्र के इंटीग्रेटेड हो जाने पर व्यापार और अर्थव्यवस्था में उछाल आ सकता है। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में स्थित मातरबारी बंदरगाह मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी की औद्योगिक विकास केंद्रों के तहत जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के तहत डेवलप किया जा रहा है। जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैटो के चीफ डायरेक्टर जनरल साउथ एशिया ताकाशी सुजुकी ने इंडिया नैरेटिव को बताया कि जापान एक दूसरे की ताकत का लाभ उठाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए भारत के पूर्वोत्तर और बांग्लादेश के बीच बेहतर कनेक्टिविटी चाहता है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ये बंदरगाह काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर और बढ़िया हो सकता है। भारत जापान के लिए गेम चेंजर होगा मातरबारी बंदरगाह। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन NMF ने एक अध्ययन में कहा कि यह कनेक्टिविटी भारत और जापान के बीच बुनियादी ढांचे, पर्यटन, सांस्कृतिक एकीकरण, लॉजिस्टिक एंड ट्रेड सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए रास्तों को खोलेगी। इसमें यह भी कहा गया कि एक निर्बाध क्षेत्रीय व्यापार नेटवर्क की स्थापना साझा समृद्धि और सतत विकास की नींव रखती है, जिससे अंत में सभी भाग लेने वाले देशों को लाभ होता है। जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने भी अपनी भारत यात्रा के दौरान मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए संसाधनों में वृद्धि करने की योजना बनाई है। समृद्धि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए महत्व पर प्रकाश भी डाला है। मातरबारी बंदरगाह से भारत को क्या फ़ायदा है? एक बार जब गहरे समुद्र का मातरबारी बंदरगाह चालू हो जाता है तो हल्दिया बंदरगाह के माध्यम से वर्तमान में व्यापार की जाने वाली बड़ी संख्या में वस्तुओं को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। इससे हल्दिया बंदरगाह का भार भी कम हो जाएगा, वर्कफोर्स बढ़ेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि मातरबारी बंदरगाह बड़ी कार्गो जहाज़ों को संभालने में सक्षम होगा। यह परियोजना बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में भारत की मदद भी करेगी। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से आक्रामक रूप से अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। चाइना एक वैश्विक ने बताया कि मातरबारी बंदरगाह का राजनीतिक महत्व है। यह कनेक्टिविटी को बढ़ा देगा, लेकिन विशेष रूप से यह भारत और जापान दोनों को चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने का एक सबसे बड़ा अवसर है और स्वर्णिम अवसर को भारत को गंवाना नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आपको मालूम है इसरो सूर्य मिशन में काफ़ी उलझा रहा है या बिजी रहा है, और आप ये भी जानते हैं कि चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंड कर चुका है, सॉफ्ट लैंड कर चुका है, और वो बहुत सारी चीज़ें को एक्सप्लोर कर रहा है। और यही देखते हैं कि उसने इस दरमियान इस टाइम पर क्या क्या एक्सप्लोर किया है। आपको बता दें कि आज भारत ने अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है। हम सब ये भी जानते हैं, इससे पहले भारत का चंद्रमा का जो चंद्रयान 3 मिशन है सक्सेसफुल रहा है। पूरी दुनिया ने इसका लोहा माना है इसरो का। अब सूर्य मिशन के साथ साथ चंद्र मिशन के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी आई है या जानकारी प्राप्त हुई है। आदित्य L1 अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा था, तब चांद पर प्रज्ञान रोवर अपनी तरकीबें दिखा रहा था, खेल कर रहा था, और उसके खेल को हम आपको बताते हैं। प्रज्ञान रोवर ने भारतवासियों के लिए आज का दिन दोहरी खुशी का दिन बना दिया है। दोहरी का खुशी का दिन बनाने का क्या कारण है? इसरो ने आज बताया कि प्रज्ञान ने चंद्रमा पर सेंचुरी मार दी है। ये सेंचुरी मारने का क्या कारण है? प्रज्ञान रोवर ने
100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका है, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड ये है कि सेंचुरी मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अब शिव शक्ति पॉइंट पर मौजूद विक्रम लैंडर से 100 मीटर से ज़्यादा दूरी पर है। शिव शक्ति पॉइंट जहाँ पर लैंड किया और वहाँ से दूरी। जल्द ही चंद्रमा के इस छोर पर रात होगी और तब प्रज्ञान निष्क्रिय हो जाएगा। देखते हैं आगे की रिपोर्ट से पता चलेगा कि प्रज्ञान रोवर के साथ क्या होता है। जय हिंद, जय भारत। ISRO set a history. From the moon to the sun, India launches next space mission. The latest mission in India's ambitious space program blasted off Saturday on voyage toward the center of the solar system, a week after country's successful unmanned moon landing. Aditya L1 launched shortly before midday with a live broadcast showing hundreds of spectators cheering wildly against the deafening noise of the rocket's ascent. Launch successful, all normal, an Indian Space Research Organization official announced from mission control as the vessel made its way to upper reaches of Earth's atmosphere. The mission is carrying scientific instruments to observe the sun's outermost layer in a 4-month journey. The United States and European Space Agency ESA have sent numerous probes to center of the solar system, beginning with NASA's Pioneer program in the 1960s. Japan and China have both launched their own solar observatory missions into Earth's orbit, but if successful, the latest mission from the Indian Space Research Organization ISRO will be the first by any Asian nation to be placed in orbit around the Sun. It is a challenging mission for India. Astrophysicist Somak Ray Chaudhary told broadcaster IDTV on Friday. Ray Chaudhary said the mission probe would study coronal mass ejections, a periodic phenomena that sees huge discharges of plasma and magnetic energy from the sun's atmosphere. These bursts are so powerful they can reach the Earth and potentially disrupt the operations of the satellite. Aditya will help to predict the phenomena and alter everybody so that satellite can shut down their power, he said. I will also help us understand how these things happen, and in the future, we might not need a warning system out there. Aditya, the name of Hindu sun deity, will travel 1.5 million kilometer or 15 lakh kilometer. It may be 9 lakh 30,000 miles to reach its destination. Still, only 1% of the vast distance between Earth and the Sun. At the point, gravitational force of celestial bodies can be cancelled each other out, allowing the mission to remain in the stable halo orbit around our nearest star, Sun. Aditya is traveling on ISRO designed 320-ton PSLV XL rocket that has been mainstay of the Indian space program, powering earlier launches to the moon and Mars. The mission also aims to shed light on the dynamics of several other solar phenomena by measuring particles in the sun uppermost atmosphere. Budget program. By the budget point of view, India has steadily matching the achievements of established spacefaring powers at the fraction of their cost. The South Asian nation has a comparatively low budget space program, but one that has grown considerably in size and momentum since it first sent a probe to orbit the moon in 2008. Experts say India can keep costs low by copying and adapting existing technology, and thanks to an abundance of highly skilled engineers who earn a fraction of their foreign counterparts' wages. Last month, successful landing on the lunar surface, a feat previously achieved only by Russia, the United States, and China, cost less than 75 million. The touchdown was widely celebrated by public with a prayer rituals to wish for the mission's success and school children following its final descent from live broadcast in classroom. Indian became the first Asian nation to put a craft into orbit around Mars in 2014 and is slated to launch a 3-day crewed mission into the Earth's orbit by next year. It also plans
a joint mission with Japan to send another probe to Moon by 2025 and orbit mission to Venus within the next 2 years.